गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास जो हुई थी उस क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर था पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, उस चैप्टर से हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में भी हम इस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो क्वेश्चनों पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्की गैस है, यानी कि जो सबसे लाइट गैस कौन सी है। पहला ऑप्शन हमारा हाइड्रोजन गैस, दूसरा है हीलियम गैस, तीसरा ऑप्शन है रेडॉन गैस और चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हल्की गैस पूछ रहा है, तो सबसे हल्की गैस है हमारी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्की गैस है। और जो हीलियम गैस होती है वो क्या है, सबसे हल्की एक्रिय गैस है, सबसे हल्की इनर्ट या एक्रिय गैस। हीलियम किस में आती है, एक्रिय गैस में, और ये क्या क्या है, सबसे हल्की एक्रिय गैस है। और जो रेडॉन है वो गैस क्या है, सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस पूछे तो हमारा उत्तर होगा रेडॉन गैस। और सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्कृष्ट धातु नोबल मेटल है। नोबल मेटल पूछ रहा है कि उत्कृष्ट धातु कौन सी है। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो नोबल मेटल है वो तीन होती है, एक होती है चांदी, एक होती है सोना और एक होती है प्लेटिनम। इन तीनों को क्या कहते हैं, नोबल मेटल। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों क्या है, उत्कृष्ट धातु नोबल मेटल। इनको उत्कृष्ट धातु की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ये जो नेचर में फ्री अवस्था में पाई जाती हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए इनको नोबल मेटल कहते हैं। और प्लेटिनम क्या होती है, सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम। चांदी का सिंबल होता है सिल्वर का एजी और इसका एटॉमिक नंबर होता है 47 और मास नंबर होता है 108। ये भी हमें ध्यान रखना है। और सोना का जो सिंबल होता है एयू, इसको ओरम भी कहते हैं। और चांदी को क्या कहते हैं, अर्जेंटिनम। इसका एटॉमिक नंबर तो है 89 और मास नंबर है 197। और जो प्लेटिनम उसका सिंबल है पीटी और इसका मास एटॉमिक नंबर तो होता है 78 और मास नंबर होता है 195। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु का आकार जितना छोटा होगा नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ उतनी ही मजबूत होगी, अर्थात आयनन ऊर्जा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी खालिस्तान होगी। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है कि किसी भी परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन पर क्या होगी, पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, पहला ऑप्शन है कम होगी, दूसरा है अधिक होगी, तीसरा है दुगनी होगी, चौथा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अधिक होगी। जो आयनन ऊर्जा क्या होती है, इस आयनन ऊर्जा को आयनन विभव भी कहते हैं, आयनन विभव कह दो या ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है, कोई भी परमाणु होता है उसकी जो आउटर ऑर्बिट होती है, बाह्यतम कक्षा से किसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराते हैं तो जो ऊर्जा लगाई जाती है वो क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी परमाणु की आउटर ऑर्बिट बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने पर लगाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। और जो आयनन ऊर्जा है वो अगर जो परमाणु है उसका आकार छोटा होगा तो उसकी जो नाभिक न्यूक्लियस होता है उस पर पकड़ मजबूत होगी और उसको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगर साइज बड़ा है तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि न्यूक्लियस पर पकड़ कमजोर होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी, जो आयनन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। और जो क्षारीय धातु होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, अल्कली मेटल, ये किस में आती है, एस ब्लॉक में। अल्कली मेटल क्षारीय धातु, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है।
कम होती है। और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अधिक होती है। नॉन मेटल की अधिक और धातुओं की क्या होती है, कम होती है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि नॉन मेटल का साइज छोटा होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में आती है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो किस में आती हैं, एस ब्लॉक में, और ये किस साइड आती है, लेफ्ट साइड, और इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीलियम एक आदर्श गैस है जिसका आयनन विभव अधिकतम होता है, उसका मान है। हीलियम क्या एक नोबल गैस है और इसमें उसका आयनन विभव पूछ रहा है। हमने अभी पढ़ा था जो मेटल होती है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होती है और जो नॉन मेटल होती है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होती है। और जो हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है ये, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अधिक होती है, अधिकतम, मैक्सिमम होती है सबसे अधिक। और कितनी होती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, 2372.1 किलो जूल पर मोल होती है। ये हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। और जो धातु होती हैं, क्षारीय धातु, उनमें आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और जो सीजियम धातु है उसकी, सीजियम धातु की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, इनकी मिनिमम होती है और इसकी होती है 375.7 किलो जूल पर मोल होती है। सीजियम की कितनी होती है, 375.7 किलो जूल पर मोल होती है, जो क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। और जो हीलियम के क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा खालिस्तान कहलाती है। पहला ऑप्शन है आयनन ऊर्जा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बंधुता, तीसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा। आयनन ऊर्जा में क्या होता है, किसी परमाणु को बाह्यतम कक्षा से क्या कराया जाता है, मुक्त कराया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। और इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन बंधुता को। और इसमें क्या होता है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। जो नॉन मेटल होते हैं उनकी, नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है, मैक्सिमम। और मेटल्स की क्या होती है, कम होती है, मेटल्स की क्या होती है, मिनिमम होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला एलिमेंट है, इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है फ्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो ये सभी क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है और सबसे अधिक किसकी होती है, क्लोरीन की। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, क्लोरीन की क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और उसके बाद आता है फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। क्लोरीन की किससे अधिक होती है, फ्लोरीन से, फ्लोरीन की किससे अधिक होती है, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की किससे अधिक होती है, आयोडीन से, और सबसे अधिक किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में क्या होती है। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, जो साइज क्या होता है, एलिमेंट का साइज डिक्रीज होता है, घटता है साइज। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे, तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है। और लेफ्ट टू राइट में साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर साइज छोटा है तो विद्युत ऋणात्मकता, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। अगर एलिमेंट का साइज बड़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता में क्या होती है, वृद्धि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है क्लोरीन, चौथा है नाइट्रोजन। जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होती है, नॉन मेटल की तो अधिक होती है, नॉन मेटल की मैक्सिमम होती है जो है धातु होती हैं, और मेटल्स की क्या होती है, मिनिमम, कम होती है। तो सबसे अधिक किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता तो क्लोरीन की सर्वाधिक थी, लेकिन जो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वो होती है फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की, किससे अधिक होती है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की किससे अधिक होती है, क्लोरीन से। और क्लोरीन की किससे अधिक होती है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की किससे अधिक होती है, ब्रोमीन से। ब्रोमीन के बाद आयोडीन की, फिर उसके बाद कार्बन की, फिर हाइड्रोजन की। तो ये इसका ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का। सबसे अधिक किसकी होती है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से कम क्लोरीन की, क्लोरीन से कम नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से कम किसकी होती है, ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से कम आयोडीन की, और आयोडीन से कम कार्बन की, और कार्बन से कम किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। तो इसमें पूछ रहा है सबसे अधिक किसकी है, फ्लोरीन की। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है पाउली, दूसरा है एंडरसन, तीसरा है युकावा, और चौथा ऑप्शन है लुइस। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, एक एंटी पार्टिकल है, प्रतिकण होता है। और किसका प्रतिकण है ये, इलेक्ट्रॉन का। जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, क्योंकि पॉजिट्रॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका एंटी पार्टिकल है। इसका मास और जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये किसका प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो हमारा राइट आंसर होगा बी, एंडरसन ने। और कब की थी, 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पाउली ने क्या किया था, जो न्यूट्रिनो होता है और एंटी न्यूट्रिनो, ये भी क्या है, एक दूसरे के प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। इसकी खोज किसने की थी, पाउली ने। और कब की थी, 1930 में पाउली ने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की खोज की थी। और ये भी क्या एक दूसरे के प्रतिकण होते हैं, और इस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है, न्यूट्रिनो पर और एंटी न्यूट्रिनो पर चार्ज, और जो मास क्या होता है, 0 होता है। और युकावा ने क्या किया था, पाई मैसोन की खोज की थी। पाई मैसोन की खोज किसने की थी, युकावा ने। और लुइस ने क्या किया था, फोटोन नाम दिया था। फोटोन का नामकरण किसने किया था, लुइस ने। जो फोटोन थ्योरी तो आइंस्टीन ने दी थी, और उसका फोटोन नाम किसने दिया था, लुइस ने। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के प्रतीक सिंबल लिखना किसने बताया था। जो एलिमेंट होते हैं उनको किस सिंबल में दर्शाया जाता है और उन्हें किस प्रकार लिखा जाता है, किसने बताया था, बर्जीलियस ने। सिंबल यानी कि जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be। इस प्रकार इनको, इन एलिमेंट को सिंबल के रूप में लिखना किसने बताया था, बर्जीलियस ने। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु क्रमांक 19 वाला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर कितना है, 19, और कौन से एलिमेंट का है। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो एटॉमिक नंबर 19 वाला एलिमेंट कौन सा है, पोटेशियम। इसका पोटेशियम का सिंबल क्या है, के। इसका एटॉमिक नंबर तो 19 होता है, और मास नंबर कितना होता है, 39। और सल्फर का सिंबल क्या होता है, S। इसका एटॉमिक नंबर तो 16 होता है, और मास नंबर होता है इसका 32। और जो क्लोरीन है उसका सिंबल है Cl। इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 17, और इसका मास नंबर होता है 35.5 या 35, दोनों ही सही है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो 12 होता है, सिंबल Mg, और इसका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या होती है 24। और परमाणु क्रमांक 19 किसका होता है, पोटेशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर। क्लोरीन का कितना होता है, अभी हमने पढ़ा था, क्लोरीन का होता है 35 या 35.5, ये पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। और 32 किसका होता है, ये होता है सल्फर का।
सल्फर का मास नंबर कितना होता है 32 और 39 किसका होता है पोटेशियम का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है। दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मास नंबर क्या है सेम है। पहला ऑप्शन है आयरन और कोबाल्ट, दूसरा है कोबाल्ट और निकल, चौथा ऑप्शन है कॉपर और जिंक और चौथा ऑप्शन है कॉपर और क्रोमियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोबाल्ट और निकल, इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो सेम होती है। सभी ऑप्शन देख लेते हैं। आयरन का सिंबल होता है Fe और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और मास नंबर होता है 56। और जो कोबाल्ट होता है उसका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है 27 और मास नंबर होता है 59। और जो निकल है उसका सिंबल Ni और इसका एटॉमिक नंबर होता है 28 और मास नंबर 59। इन दोनों का मास नंबर क्या है सेम है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कोबाल्ट और निकल का। और जो कॉपर होता है उसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और इसका मास नंबर होता है 64 होता है। और जो जिंक होता है उसका एटॉमिक नंबर 30 और मास नंबर होता है 65। और जो क्रोमियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 24 और मास नंबर होता है 52। तो ये हमने सभी के एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी क्लियर कर लिए हैं। और किन का सेम होता है मास नंबर, कोबाल्ट और निकल, इन दोनों का क्या होता है सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए कौन से आइसोटोप का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है कोबाल्ट 60, दूसरा है सोडियम 24, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस 30 और चौथा ऑप्शन है कार्बन 14। तो कैंसर के उपचार के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। और जो सोडियम 24 होता है उसका कब यूज करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र की जांच में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की जांच में किसका प्रयोग होता है सोडियम 24 का। और जो फॉस्फोरस 30 होता है उस आइसोटोप का उपयोग कब करते हैं रुधिर कैंसर, जो ब्लड कैंसर होता है जिसे क्या कहते हैं ल्यूकीमिया, रुधिर कैंसर ल्यूकीमिया की जांच में। ये सभी आइसोटोप बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। और जो कार्बन 14 होता है इस आइसोटोप का उपयोग जो जीवाश्म होते हैं फॉसिल, जीवाश्म को क्या कहते हैं फॉसिल्स, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में इस कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। जीवाश्मों की आयु का पता लगाना यानी कि कार्बन डेटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस कार्बन 14 का अर्धायुकाल कितना होता है, हाफ एज पीरियड कितना होता है अर्धायुकाल 5770 वर्ष इसका अर्धायुकाल होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन था कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और रुधिर परिसंचरण में कौन से आइसोटोप का सोडियम 24 का। और रुधिर कैंसर ल्यूकीमिया होता है उसमें फॉस्फोरस 30 का। और कार्बन 14 का जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में जिसका अर्ध आयुकाल होता है कार्बन 14 का 5770 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है यूरेनियम 235, दूसरा यूरेनियम 292, तीसरा है आर्सेनिक 74 और चौथा ऑप्शन है आयोडीन 131। तो जो न्यूक्लियर भट्टी होती है नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं यूरेनियम 235 का। और जो आर्सेनिक 74 होता है उसका उपयोग ट्यूमर की जांच में, ट्यूमर की जांच में किसका उपयोग करते हैं आर्सेनिक 74 का। और आयोडीन 131 आइसोटोप का यूज कब करते हैं गेंगा या जो गलगंड रोग होता है उसके उपचार में। गेंगा गलगंड या गोइटर रोग होता है उसके उपचार में किसका यूज करते हैं इस आयोडीन 131 का और आर्सेनिक 74 का ट्यूमर की जांच में। और नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूटेरियम जो एक भारी जल है का अणुसूत्र है। ड्यूटेरियम का हमें मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। ड्यूटेरियम क्या होता है एक भारी जल होता है और ये किसका समस्थानिक है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम। प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों ही किसके समस्थानिक है हाइड्रोजन के। और इसको इस ड्यूटेरियम का सिंबल होता है 1H
2 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है और मास नंबर 2 होता है। और इसका अणुसूत्र है ड्यूटेरियम का अणुसूत्र, जिसे क्या कहते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। अणुसूत्र होता है इसका D2O होता है। जो नॉर्मल वाटर होता है, सामान्य जल का फॉर्मूला होता है H2O। सामान्य जल का फॉर्मूला होता है H2O। और इस भारी जल का अणुसूत्र होता है D2O। अब हम इसका अगर परमाणु भार निकालते हैं इस D2O का, एटॉमिक वेट, इसमें D क्या है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का में प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक तो 1 होता है और इसका मास नंबर होता है 2 होता है। तो इसका अणुसूत्र निकालेंगे तो 2 × 2, क्योंकि इस ड्यूटेरियम का मास नंबर कितना है, 2 है, प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। 2 × 2 4 + 16, तो इसका अणुभार या परमाणु भार आएगा 20। इस ड्यूटेरियम का अणुभार कितना आएगा, 20 आएगा। और इस नॉर्मल वाटर का निकालेंगे तो हम, इसमें क्या है, 2 तो हाइड्रोजन के परमाणु है और इस हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। 2 + 16 टोटल कितना हो गया, 18। तो H2O का तो अणुभार या परमाणु भार कितना होता है, 18। और इस D2O का, जिसे क्या कहते हैं, भारी जल, इसका अणुभार होता है 20 होता है और इसका फॉर्मूला है D2O। तो इसका अणुसूत्र क्या आएगा, D2O, ये इसका अणुसूत्र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर का परमाणु क्रमांक है, हमें कॉपर का एटॉमिक नंबर बताना है। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा है 29, तीसरा है 26 और चौथा ऑप्शन है 30। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसका सिंबल है C। और मास नंबर कितना है इसका, मास नंबर होता है 64। 28 परमाणु क्रमांक वाला कौन सा एलिमेंट है हमारा, निकल। कौन सा है, निकल। और 26 किसका एटॉमिक नंबर है, आयरन का। और 30 किसका एटॉमिक नंबर है, ये जिंक का। तो हमने बाकी के सभी ऑप्शन भी देख लिए हैं और कॉपर का परमाणु क्रमांक है 29, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, उसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। जो मैग्नीशियम होता है उसका सिंबल Mg होता है और इसका एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर कितना होता है, 24 होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो Z, यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 12 है। और मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, A से। मास नंबर क्या होता है, किसी एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उसका मास नंबर कहलाती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है मास नंबर। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का मास नंबर कितना है, 24 और प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक कितना है, 12 प्लस हमें क्या निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो जो 12 है ये 24 की तरफ आ जाएगा, 24 - 12। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या आएगी हमारी 12 और जो प्रोटॉन की संख्या भी क्या है हमारी, 12 है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। इसमें क्या है, मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या है, हमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। हाइड्रोजन में का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका मास नंबर भी कितना होता है, 1। तो इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, उसका मास नंबर। यहाँ पर मास नंबर कितना है, 1 और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या आएगी, 0 आएगी। न्यूट्रॉन एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जो क्या है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, न्यूट्रॉन विहीन एलिमेंट है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, S ब्लॉक में अकेला अधातु है। S ब्लॉक में एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल नॉन मेटल है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो S ब्लॉक में आता है। जो S ब्लॉक है उसमें टोटल कितने एलिमेंट आते हैं, 13 एलिमेंट आते हैं, जिनमें 12 तो क्या है, मेटल और एक क्या है, नॉन मेटल। और ये एक नॉन मेटल कौन सी है, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन को छोड़कर सभी नॉन मेटल किस में आती हैं? पी ब्लॉक में आती हैं। पी ब्लॉक में क्या आती हैं? नॉन मेटल्स, अधातु। किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को छोड़कर सभी नॉन मेटल किस में आती है? पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में अकेला अधातु कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। आज हमने जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर था उससे जो भी हमारे क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमने किया था मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।